देशहित में हम हर दिन आपको भारतीय सेना की तैयारियों से जुड़ी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरें दिखाते। आज हम आपको भारतीय वायुसेना का मिडनाइट ऑपरेशन दिखाएंगे। जी हां, चीन पर वायु वीरों का मंगलवार आपको दिखाएंगे। चीन के लिए अमंगल साबित हो सकता है ये, बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आसमान में शौर्य की उड़ान भरी। एयरफोर्स का ये ऑपरेशन रात भर चलता रहा। भारत के फाइटर जेट्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टर की गर्जना सुनकर चीन पूरी रात जागता रहा। लद्दाख में वायुसेना का मिडनाइट ऑपरेशन। पूर्वी लद्दाख में वायुवीरों की पराक्रमी उड़ान। वायुसेना के डर से रात भर जागता रहा चीन। सबसे पहले आपको मिग-29 के दर्शन कराते हैं। एलएसी के पास पूर्वी लद्दाख में मिग-29 की गर्जना सुनाई थी। मिग-29 2 इंजन वाला जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है। 1400 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल दागने में सक्षम है। मिग-29 के अलावा वायुसेना की किलर मशीन लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे ने मिडनाइट ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अपाचे में घातक हेलफायर मिसाइल लगी होती है। ये मिसाइल 8 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के हर अड्डे, हर टैंक को तबाह कर सकती है। अपाचे अनगाइडेड हाइड्रा रॉकेट से लैस है और अपाचे में 30 मिलीमीटर की चेन गन है जो 1 मिनट में 625 गोलियां फायर कर सकती हैं। वायुसेना के अद्भुत अलौकिक अभ्यास में लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI को भी शामिल किया गया और डबल रोटर वाले शिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर ने भी एयरफोर्स की एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। Night operations have an inherent element of surprise. The Indian Air Force is fully trained and ready to undertake entire spectrum of operations in any environment with the help of modern platforms and motivated personnel. हम इस वक्त एक फॉरवर्ड एयर बेस पर हैं। इस बेस ने पिछले 2 महीने से भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट और अटैक हेलीकॉप्टर्स ने लगातार आसमान पर नजर रखी, घूमते रहे, कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते रहे और दुश्मन को ये बताते रहे कि हम तैयार हैं। वायुसेना ने इससे पहले भारत चीन बॉर्डर के पास ऐसा ही पराक्रमी युद्धाभ्यास किया था और तब रात में नहीं बल्कि दिन में चीन को चुनौती थी। अब आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वायुसेना ऐसे ऑपरेशन लगातार क्यों कर रही है। चीन को संदेश क्या है। सोमवार को खबर आई थी कि गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा से चीन की सेना पीछे हट गई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह बात खुद स्वीकार की थी, लेकिन गलवान में हिंसक झड़प के बाद हिंदुस्तान ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि चीन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेंगे। एलएसी पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाते रहेंगे, अपने हथियारों, लड़ाकू विमानों की शक्ति का परीक्षण करते रहेंगे, पराक्रमी युद्धाभ्यास से चीन को चौंकाते रहेंगे और चीन को यह संकेत देंगे कि गलवान जैसी एक भी गलती अब चीन को बहुत भारी पड़ेगी। लेह से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुल मिलाकर मैसेज साफ, भले ही चीन पीछे हट गया हो लेकिन भारत अपनी तैयारियों में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगा। अब आपको वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय वायुसेना की क्षमता का दिव्य दर्शन हम कराते हैं। आज लद्दाख के एक फॉरवर्ड एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े परिवहन विमान C-17 ग्लोब मास्टर और फाइटर जेट सुखोई 30 ने उड़ान भरी। पिछले कुछ समय में इंडियन एयरफोर्स ने बहुत कम वक्त में कार्रवाई करते हुए भारतीय सैनिकों और सैन्य साजो सामान को वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब पहुंचाया। लद्दाख के ऊंचे और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में किसी भी एयरक्राफ्ट की क्षमता कम हो जाती है। तनाव शुरू होने के कुछ दिनों के अंदर ही उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगभग 40,000 सैनिकों को लद्दाख पहुंचा दिया। इसके अलावा आप जानते हैं T-90 भीष्म टैंक को भी बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लेह एयरबेस उतारा गया ताकि इनकी तैनाती एलएसी के पास की जा सके। भारतीय वायुसेना के विमान दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी पर भी उतर सकते हैं और यह बात चीन की सेना पर बड़ा मानसिक दबाव डालती है।
भारी आर्टिलरी, टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार यहां आते रहे और उनको फॉरवर्ड इलाके में भेजा जाता रहा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी भारतीय वायुसेना के हैवी ट्रांसपोर्टर्स की। ग्लोबमास्टर जैसे दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने इन 2 महीनों में भारतीय सैनिकों की कई डिवीजनें, टैंक्स की रेजिमेंट, बख्तरबंद गाड़ियों की बटालियंस और जरूरी साजो सामान LAC के एकदम पास तक पहुंचा दिया और इसी की वजह से भारतीय सेना चीनी सेना के सामने मिरर डिप्लॉयमेंट कर सकी। ये रिपोर्ट्स, ये जानकारियां, ये एक्सक्लूसिव जानकारियां आपको सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज के पास मिल रही है। बिल्कुल, आज जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में आपको वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर दिखाने का वक्त आ चुका है। आपको बता दें, लद्दाख पराक्रम पर लगातार कवरेज का आज 17वां दिन और अब लद्दाख में ध्यान से सुने, भारतीय सेना के शूरवीर पैरा ट्रूपर दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार, चीन को जवाब देने के लिए तैयार। इस खबर को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये खबर आपको जी न्यूज के अलावा किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। भारतीय सेना इसी हफ्ते लद्दाख में एक बड़ा सैन्य अभ्यास करने की तैयारी में है। इसमें वायुसेना के विमान से भारतीय सैनिकों को पैराशूट की मदद से लेह के पास उतारा जाएगा। इसे पैरा ड्रॉपिंग कहते हैं, जिससे कम समय में ही किसी मोर्चे पर बहुत अधिक सैनिकों की तैनाती की जा सकती है। चीन के साथ तनाव शुरू होने के बाद से ये इस स्तर का पहला सैन्य अभ्यास है। लद्दाख में पैरा ड्रॉपिंग में कई तरह की चुनौतियां आती हैं जो यहां ऐसी कार्रवाइयों को मैदानी इलाकों से ज्यादा मुश्किल बना देती है। लेह के पास एक ड्रॉपिंग जोन में भारतीय सेना और वायुसेना लंबे अरसे से बड़े पैमाने पर सैनिकों को उतारने का अभ्यास करती रही है। इसी हफ्ते किए जाने वाले इस अभ्यास में सैनिकों को देश के दूसरे हिस्सों से LAC पर तैनात करने के लिए पैरा ड्रॉप किया जाएगा। जो अभी हालात हैं, अभी जिस तरह से हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और अभी जो हम अभी जो डीएस्केलेशन या शांति के तौर पे चल रहा है, उस स्थिति में भी अगर हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये बहुत ही एक अच्छा सा लक्षण है कि हमने चाहे जो भी हमारा वहां पर ऑन ग्राउंड कॉन्फ्लिक्ट जो भी हो, बट फिर भी हम अपना ट्रेनिंग लगातार चले जा रहा है। उसका एक कहीं ना कहीं एक संदेश भी है कि हम अपनी तैयारी जो है वो उस चीज में कहीं ना कहीं कोई भी कमी नहीं आ रही है। युद्ध के हालात में किसी देश की सेना को तैनात होने में लगने वाला समय उस युद्ध में हार और जीत का अंतर तय करता है। साल 2016 में भारतीय सेना ने राजस्थान में एक रात में पूरी ब्रिगेड उतारकर मोर्चे पर तैनात करने का अभ्यास किया था। इसमें सैनिकों के साथ साथ तोपखाना और दूसरे सैन्य साजो सामान भी उतारे गए थे। पैराड्रॉपिंग के जरिए सैनिकों को तैनात करने में भारतीय सेना की क्षमता अब बहुत बढ़ गई है। वायुसेना के पास C-130J जैसे बड़े एयरक्राफ्ट है जिनसे बहुत बड़ी तादाद में सैनिकों को पैराड्रॉप के लिए ले जाया जा सकता है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, LAC के करीब लद्दाख। आपको ये जानकर गर्व होगा कि भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज सिर्फ पूर्वी लद्दाख तक सीमित नहीं रही। वायुसेना का मिडनाइट ऑपरेशन पूरे LAC पर जारी है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। यानी कि लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल सीमा तक। और वायुसेना ने इन बॉर्डर एरिया में सुखोई सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और जगुआर की पराक्रमी उड़ान भरी है। वैसे उत्तराखंड से भी कुछ ऐसी ही मंगल तस्वीरें सामने आई। ये वायुसेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32। और आपको बता दें इसकी टॉप स्पीड 540 किलोमीटर प्रति घंटा है। AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32 को वायुसेना ने उत्तराखंड में उत्तरकाशी की हवाई पट्टी पर उतारा, चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर उतारा। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं वायुसेना का हेलीकॉप्टर Mi-17। वायुसेना ने Mi-17 की शक्ति को भी उत्तराखंड के चिन्यालीसौड़ में जांचा और परखा। इसकी भी आपको बता दें अधिकतम रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा। Mi-17 हेलीकॉप्टर और इसमें करीब 24 जवानों को ले जाया जा सकता है। और अब आपको चीन के विरुद्ध भारत के स्वदेशी अभियान के बारे में बताते हैं। आपको मालूम है कि भारत ने चीन के खिलाफ
डिजिटल स्ट्राइक करते हुए चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया था। अब 7 समंदर पार से ये नया समाचार आया कि भारत के इस आत्मनिर्भर अभियान से अमेरिका भी अब बहुत प्रभावित हुआ। अमेरिका भी इसमें शामिल होने जा रहा है। अमेरिका भी भारत की दिखाई राह पर चल निकला है, आप इसे ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने टिकटॉक समेत कई चाइनीज ऐप के प्रतिबंध पर गंभीरता से विचार करने को लेकर बड़ा बयान दिया। मतलब एक तरीके से आप समझिए कि भारत के बाद अब दुनिया से चाइना का पैकअप होने जा रहा है। आपको यहाँ ये बता दें कि चीन पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक का असर हांगकांग में भी हुआ है। भारत में टिकटॉक बैन होने के बाद टिकटॉक कंपनी ने हांगकांग के बाजार से अपनी दुकान समेटने का फैसला कर लिया है। ये फैसला चीन की संसद में हांगकांग के लिए बनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मंजूर हो जाने के बाद लिया गया है। यानी कि टिकटॉक कंपनी दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश करी है कि चीन से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये तो सच है नहीं। असल में टिकटॉक को डर है कि अगर उसने चीन से किनारा नहीं किया तो उसका भारी नुकसान होगा। भारत में ही आपको पता होना चाहिए 45,000 करोड़ का नुकसान हुआ था भारत में टिकटॉक बैन होने की वजह से। इसे आप ऐसे भी समझिए कि भारत टिकटॉक का सबसे बड़ा बाजार था और इसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है। और यहाँ पर भी आप जानते हैं टिकटॉक बैन करने पर बहुत ही गंभीरता से विचार हो रहा है। तो अगर टिकटॉक पर इसी तरह से प्रतिबंध लगता रहा तो कंपनी का दिवाला निकल जाएगा। चीन इसमें टिकटॉक कंपनी की कोई मदद भी नहीं कर पाएगा, ये बात कंपनी अच्छी तरह समझ चुकी है। और देश हित में एक और गर्व करने वाली बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। आपने देश हित में देखा कि भारत के लोकल पर अब दुनिया वोकल हो गई है। और अब 9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे और पूरा विश्व उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेगा। जी हाँ, इस वक्त की यही बड़ी खबर कि इंडियन ग्लोबल वीक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन देंगे और ये वर्चुअल संबोधन होगा। ब्रिटेन में इंडियन ग्लोबल वीक होगा ब्रिटेन में, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन होगा, यानी कि वो भारत से ही इसमें शामिल होंगे। तो 2 दिन बाद यानी 9 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन तय हुआ है और 9 जुलाई को प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो व्यापार और भारत में निवेश पर उनकी बातों पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। चलिए अब आपको नेपाल में चीन की साजिश बताते हैं, कैसे ओली कठपुतली बन गए हैं और बुरी तरह फंस गए हैं, लेकिन अब साजिश का शिकार वो लोग भी हो रहे हैं नेपाल में जो भारत की बात कर रहे हैं। जी हाँ, नेपाल की सांसद सरिता गिरी को जनता समाजवादी पार्टी से बर्खास्त किया गया। कहा जा रहा है कि उनकी बर्खास्तगी चीन के इशारे पर। दरअसल सरिता गिरी ने भारत के साथ सीमा विवाद के बाद नया नक्शा जारी किए जाने का विरोध किया था। मतलब भारत के पक्ष की बात उनकी तरफ से कही गई थी और भारत के पक्ष की बात करना पार्टी लाइन से बाहर जाना था और उन्होंने पार्टी लाइन से बाहर जाते हुए ये दूसरा प्रस्ताव पेश किया था। ये है सरिता गिरी, नेपाल की नेता, जनता समाजवादी पार्टी की सांसद थी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हें जनता समाजवादी पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। सरिता गिरी को सांसद के पद से हटाने का फैसला भी किया गया है। सरिता गिरी पर यह एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि सरिता गिरी ने अपनी पार्टी के चीन एजेंडे वाले फैसले का विरोध किया था। आपको याद होगा नेपाल के राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शे में संवैधानिक संशोधन के लिए सदन में प्रस्ताव दिया गया था, जिसे 18 जून को पारित किया गया था। सरिता की पार्टी नए नक्शे के समर्थन में थी, जबकि सरिता गिरी ने अलग से प्रस्ताव दिया था कि पुराने नक्शे को ही मान्य रखा जाए। सरिता गिरी का मानना था कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल का हिस्सा है। हालांकि गिरी के इस प्रस्ताव को सदन के स्पीकर ने खारिज कर दिया था। सरिता गिरी के खिलाफ ये कार्रवाई किसके इशारे पर हुई, ये भी आपको बताते हैं। ये है नेपाल में चीन की राजदूत हो यांकी। इन दिनों नेपाल में ओली सरकार को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। चीन की राजदूत हो यांकी के इशारे पर ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल में भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। हो यांकी ने मंगलवार की शाम को कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ओली विरोधी सांसद झालानाथ से मुलाकात की और इसी मुलाकात के बीच सरिता गिरी की बर्खास्तगी की खबर आ गई। यानी कि सरिता गिरी पर गाज का चीन कनेक्शन आप आसानी से समझ सकते हैं। ये बात नेपाल की जनता भी जान रही है। भारत से चीन कैसे नेपाल के मधुर रिश्तों में खटास पैदा कर रहा है, ये नेपाल की जनता भी जानती है। इसलिए राजधानी काठमांडू में चीन के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। चीन के विरोध में गो बैक के नारे लगाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर पहले जी न्यूज ने सरिता गिरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। नेपाल की ओली सरकार पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है, सुनिए। हमारे साथ सरिता गिरी जी ही फोन लाइन पर हैं। सरिता गिरी जी, सबसे पहले तो आपका कमेंट, आपको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, जनता समाजवादी पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, मैम आपका कमेंट। नहीं, अभी उन लोगों ने निर्णय किया है, लेकिन पहले ये लोग संसद सचिवालय को लिखेंगे
और जब तक संसद सचिवालय उसके बारे में कोई निर्णय नहीं करती है, इसको बर्खास्तगी नहीं कहा जा सकता है। पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया है, और लेकिन हमारे जो देश का जो कानून है, उस कानून के अनुसार पार्टी की केंद्रीय समिति के द्वारा ही इस बारे में कोई निर्णय होना चाहिए। केंद्रीय समिति हमारी जिस पार्टी के नाम से कार्रवाई हुई है, वो 425 लोगों की केंद्रीय समिति है। उस केंद्रीय समिति को नहीं बैठाया गया है, इसलिए अभी कुछ पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है। मैं इसको अदालत में मैं सर्वोच्च अदालत को मैं मूव कराने की तैयारी कर रही हूँ। तो नेपाल में भारत की बात कहने पर बर्खास्तगी। ड्रैगन, ये चीन के विस्तारवादी रवैये का प्रतीक है। आप बार बार देखते होंगे ना, मीडिया में शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ड्रैगन। दरअसल ड्रैगन वास्तव में नहीं है, लेकिन उसे ताकत का संकेत माना जाता है ड्रैगन। उसी तरह से अब हमने ड्रैगन की बात क्यों की, क्योंकि ड्रैगन होता नहीं है कुछ, लेकिन उसे एक ताकत का सिंबल बना दिया जाता है। वही हाल चीन का है, ताकतवर नहीं है, लेकिन क्या करता है, खुद को महाशक्ति दिखाता है। लेकिन गलवान के बाद दुनिया देख चुकी है कि चीन का तो हवा बना हुआ था सिर्फ। चीन महाशक्ति है ही नहीं, बहुत कमजोर देश है चीन तो। अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं एक पैंडा की तस्वीर, तो आपको लग रहा होगा ये तस्वीर क्यों है। तो आपको बता देते हैं, चीन का सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ड्रैगन से अब पैंडा की तरफ शिफ्ट कर गया है, प्रस्थान कर गया है। आजकल ग्लोबल टाइम्स पैंडा की तस्वीरों को प्रमुखता से जगह दे रहा है, जबकि ड्रैगन अब गायब होता जा रहा है, क्योंकि शायद उसको भी समझ में आ गया कि ड्रैगन की तो पोल खुल गई है देश दुनिया में। तो युद्ध की रणनीति को लेकर एक किताब लिखी गई, मशहूर किताब द आर्ट ऑफ वॉर, यानी युद्ध की कला। इस किताब के लेखक थे चीन के महान युद्ध रणनीतिकार और दार्शनिक सुन त्सू। उन्होंने इस किताब के पहले चैप्टर में लिखा है कि सभी प्रकार के युद्ध धोखे के दम पर जीते जाते हैं। दरअसल आपको अपने दुश्मन को ये यकीन दिलाना होता है कि आप कमजोर हैं और उसकी सरहदों से बहुत दूर। जब दुश्मन इस धोखे में आ जाता है, तब उस पर पूरी शक्ति के साथ हमला कर देना चाहिए। यानी कैमोफ्लाज करना, छिपाना, ये दिखाने की कोशिश करना कि कमजोर है, लेकिन अंदर ही अंदर उस दुश्मन के खिलाफ घात लगाते रहना, तैयारी करते रहना। कानपुर के बिकरे गांव में 8 पुलिस वालों को शहीद करने वाला विकास दुबे कहां? 113 घंटे बीत चुके हैं, 113 घंटे। लेकिन विकास दुबे तक पहुंच पाना पुलिस के लिए अब तक नामुमकिन साबित हुआ है। 100 से ज्यादा पुलिस टीम दिन रात विकास दुबे को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। कानपुर की बात करें तो 40 थानों की 25 टीम लगी हुई है, 100 टीम्स अलग से बनाई गई है, लेकिन विकास दुबे का कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है किसी को। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सम्मान की लड़ाई बन गई है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। आपको बता दें, हिस्ट्री शीटर विकास के करीबी जय वाजपेयी से पूछताछ की गई है, जिससे हिस्ट्री शीटर की आर्थिक कुंडली बेपर्दा होने की उम्मीद है। खजांची एक तरीके से था ये हिस्ट्री शीटर का जय वाजपेयी। 4 थाने के कई पुलिस वालों के फोन सर्वेलांस पर हैं, जिससे विकास दुबे की पुलिस तंत्र में घुसपैठ को बेनकाब किया जा सके। लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह को विकास दुबे मामले में नया जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, ताकि पुलिस अधिकारियों से विकास के संबंध की जांच तेज की जा सके। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, जी हाँ, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही कि विकास दुबे कहां है। सड़क पर चिपके पोस्टर, जगह जगह तलाशी अभियान, लेकिन विकास दुबे का कोई अता पता नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बन चुके विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का अभियान जारी है, और पुलिस के लिए यह चेहरा बन गया है सुराग की सबसे बड़ी उम्मीद, जय वाजपेयी। विकास दुबे के साथ तस्वीरों में नजर आ रहा जय वाजपेयी क्यों पुलिस के लिए सबसे बड़ी कड़ी साबित हो सकता है, ये बताने से पहले आपको इसका रसूख दिखाते हैं। कानपुर के पूर्व एसएसपी अनंत देव के साथ जय वाजपेयी की इन तस्वीरों को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जय वाजपेयी का अनंत देव के साथ नजदीकी नाता था, और विकास दुबे भी जय वाजपेयी के निजी कार्यक्रमों में मेहमान होता था। सूत्रों के मुताबिक जय वाजपेयी विकास दुबे के लिए तिजोरी की तरह था, और दावा है कि एसटीएफ की पूछताछ में जय वाजपेयी ने कई अहम राज बेपर्दा किए हैं। 7 दिन पहले जय वाजपेयी ने विकास दुबे के खाते में 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। जय वाजपेयी विकास दुबे से
2% कमीशन पर पैसे लेकर उसे दूसरों को 5% ब्याज पर देता था। दावा है कि जय वाजपेयी ने दुबई में 15 करोड़ रुपए का फ्लैट भी खरीद रखा है। महज 4 साल पहले 4000 की नौकरी करने वाला जय वाजपेयी अब करोड़पति बन चुका है। मामले में पुलिस ने अब तक 4 अहम गिरफ्तारियां की हैं और पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही विकास दुबे सलाखों के पीछे होगा। जब तक हम विकास दुबे और उनके साथियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कानून के शिकंजे में नहीं लेंगे, तब तक हम लोग इसमें शांत नहीं बैठेंगे। कहाँ से इतने असलाह आए, किस तरह के वेपन यूज्ड हुए, इसके बारे में भी ये सूचना मिली थी कि ये अपने घर में छिपा के रखता है और उसके लिए भी पूरे घर की सर्च ली गई, जिसमें से 2 किलो विस्फोटक पदार्थ, 6 तमंचे, 15 देसी बम तथा 25 कारतूस जो कि दीवार में छिपा के रखे थे, इसको रिकवर किया गया है। कुछ लोग इसमें ऑलरेडी अकाउंट फॉर हो चुके हैं और जो मुख्य अभियुक्त और उसके जो मुख्य साथी हैं उनको भी हम जल्द ही कानून के हवाले करेंगे। आशंका जताई जा रही है कि विकास दुबे उत्तर प्रदेश से फरार हो चुका है और इसीलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 3 राज्यों में उसकी तलाशी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मुश्किल ये है कि विकास दुबे मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहा। घटना के बाद से उसने एक बार भी अपने मोबाइल से बात नहीं की है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 40 थानों की 25 टीमें बना करके गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। पुलिस के लिए विकास दुबे तक पहुंचना बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने विकास दुबे के सहयोगियों की तस्वीरें भी जारी की हैं ताकि इन तक पहुंचकर विकास दुबे को भी गिरफ्तार किया जा सके। दूसरी ओर बिकरू गांव में भी सघन तलाशी अभियान जारी है। पुलिस की कई टीमों की तलाशी में विकास के सामने वाले घर से 3 देसी बम भी बरामद हुए हैं। कानपुर से अमित प्रकाश और लोमश झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन ये भी चीज है कि विकास दुबे की अब तक गिरफ्तारी ना होने से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बताया जा रहा है कि वो नाराज हैं। कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से साफ साफ कह दिया कि जब तक विकास पकड़ा ना जाए मुख्यालय ना आए। मतलब अल्टीमेटम दे दिया गया है, चैलेंज कर दिया गया है। जाहिर है योगी सरकार हर हाल में विकास दुबे को सलाखों के पीछे भेजना चाहती है। यूपी पुलिस भी मुस्तैदी से इस काम को अंजाम देने में लगी है। यूपी पुलिस में मौजूद विकास दुबे के कितने मददगार, अपराध के विकास में कितने हाथ, यूपी पुलिस के संगम में संक्रमण का ग्रहण कैसे। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। इस वायरल चिट्ठी ने जांच टीम के होश उड़ा दिए हैं। दावा है कि शहीद देवेंद्र मिश्रा ने विकास दुबे के स्थानीय थाने के साथ सांठगांठ को उजागर करने वाली ये चिट्ठी लिखी थी और अब पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। कुछ पत्र भी मीडिया में जारी हो रहे हैं कि जो हमारे शहीद क्षेत्राधिकारी हैं उन्होंने लिखे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय ने इसमें एक आईजी लेवल के अधिकारी, जो कि वर्तमान में लखनऊ रेंज की आईजी हैं, उनको भेजा है और इस जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह की अगुवाई में पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा के कंप्यूटर को कब्जे में लिया है। कानपुर में पुलिस पर हमले की मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू कर दी गई है। एडीएम प्रमोद शंकर शुक्ला को मामले का जांच अधिकारी बनाया गया है। 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों पर विकास से संबंध होने का शक है। पुलिस के लिए अब यह मामला सिर्फ एक अपराधी से जुड़ा भर नहीं, ये सवाल भी बड़ा है कि महकमे के अंदर आखिर विकास दुबे के कितने मुखबिर हैं। जी मीडिया के इन्वेस्टिगेशन में कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। कानपुर के चौबेपुर थाने के लगभग सभी पुलिस कर्मियों की विकास दुबे से बातचीत होती थी। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के गिरफ्तार गुर्गे दयाशंकर ने पूछताछ में बताया कि विकास दुबे को फोन पर 5.5 घंटे पहले ही छापेमारी की सूचना मिल गई थी, जिसके बाद उसने सभी खिड़की दरवाजे बंद कर अपने गुर्गों को अपने मकान के आसपास 3 दिशाओं में छतों पर तैनात कर दिया था। विकास ने दयाशंकर से कहा था कि आज इतने खाकी वालों को गिरा दूंगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। अब इस छत से हम वो हिस्सा आपको दिखाएंगे जहां से उसके बदमाशों का एक दूसरा गिरोह, जो दूसरा ग्रुप था, वो जो पोजीशन लिए हुए था, वो ये हिस्सा था, ये वाला पूरा।
यहाँ से, इस पूरे हिस्से को आप देख लीजिए। और यहाँ से आप ये सोचिए कि पुलिस टीमों पर जो हमला हो रहा था, वो एक तो वो छत थी, वो सामने की छत मैंने आपको दिखाई, और दूसरी छत ये थी। इस छत पर भी जो तमाम उसके साथी थे वो AK-47 और दूसरे जानलेवा हथियारों के साथ तैनात थे और लगातार फायरिंग हो रही थी। जी मीडिया की इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला है कि वारदात के ठीक 54 मिनट पहले रात 12:11 पर विकास दुबे ने चौबेपुर थाने के सिपाही राजीव चौधरी को फोन मिलाया और गालियां दी। इसके साथ ही पुलिस वालों की लाशें बिछा देने की धमकी भी दी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक अपराधी की हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई थी कि वो कानून के रखवालों को भी धमकी दे सके। कानपुर से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आप जानते हैं जी न्यूज इंसाफ की हर लड़ाई में आगे है। अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी हमारे लिए कोई खबर या मनोरंजन नहीं, ये हमारे लिए एक सामाजिक खबर। और जी न्यूज पर इंसाफ की ये 2 बड़ी मुहिम इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों खबरों का असर पूरे समाज पर पड़ने वाला है। दूसरी खबर जिसका अब हम जिक्र करेंगे, सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी, कई अनसुलझे सवाल। तो फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को आखिर किसने बेचारा बना दिया? 23 दिन से जी न्यूज का बस एक ही सवाल कि कब मिलेगा सुशांत को इंसाफ। और न्याय की आस में सुशांत के परिवार का भरोसा डगमगाने लगा है और अब CBI जांच की मांग उठने लगी है। अगर CBI की नौबत आएगी तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज भी सुशांत न्याय मांग रहे हैं। आज भी यह सवाल वहीं खड़ा है कि आखिर सुशांत को किसने बेचारा बना दिया। और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए अब CBI जांच की मांग उठने लगी। और ये मांग खुद सुशांत के भाई ने की है। सुशांत के चचेरे भाई के मुताबिक सुशांत की हत्या की गई, इसलिए वो CBI जांच की मांग करते हैं। ये तो लगभग प्रूफ है कि इसकी हत्या की गई है तमाम लोगों के बयानों से। अब इन चीज़ों को जल्द से जल्द महाराष्ट्र पुलिस सामने लाए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे, हम लोग यही चाहते हैं। CBI की नौबत ना है, अगर CBI की नौबत आएगी तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस जांच करके दे कि क्या सच्चाई है और क्या होना चाहिए। 23 दिन से इस केस की गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहने वाली मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कि जिस तरह से जांच चल रही है, मुझे लगता है कि इसमें काफी देर हो रहा है और महाराष्ट्र पुलिस को थोड़ा सा फास्ट जांच करना चाहिए। उधर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस की जांच कर रही मुंबई पुलिस छोटे से छोटा सबूत भी बारीकी से खंगाल रही है। पुलिस की कोशिश उन वजहों को पता लगाने की है जिसने एक जिंदा दिल और प्रभावशाली कलाकार को मौत के मुंह में धकेल दिया। इस सिलसिले में पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की बिल्डिंग के CCTV की रिकॉर्डिंग कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी है। जिस इमारत में सुशांत सिंह राजपूत रहते थे, उस बिल्डिंग का CCTV फुटेज भी हासिल कर लिया है। उसके स्टडी लगातार की जा रही है। उनके मोबाइल और लैपटॉप की जो डिटेल फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो आनी बाकी है। सुशांत सिंह राजपूत ने मरने से पहले क्या कोई ट्वीट करके उसे डिलीट कर दिया, इसकी भी जानकारी ट्विटर से मांगी गई है। शेखर कपूर का भी बयान बहुत जल्दी दर्ज किया जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में मुंबई पुलिस अब तक 34 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। अगली कड़ी में शेखर कपूर और एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के मालिक को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक अभिनेत्री को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है जो सुशांत का दोस्त होने का दावा करती है और सुशांत के अंतिम संस्कार में भी नजर आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इंसाफ का भी इंतजार है। आगे बढ़ेंगे। बारिश की शुरुआत होते ही देश के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बनने लगे हैं। बारिश से तबाही की खतरनाक तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बाढ़ और जलभराव जलजमाव से कोहराम मचा हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं। पोरबंदर से लेकर राजकोट और ऊना में कई जगहों पर मुश्किल हालात। राजकोट से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जिंदा मवेशी बाढ़ के पानी में बह गए।
पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि जिंदा मवेशी बाढ़ के पानी में बह गए। वेणु नदी में बढ़ते जल स्तर की वजह से राजकोट में डैम के बांध के 20 गेट खोलने पड़े। ये दिल मांगे मोर, ये दिल फिर मांगे मोर। हालांकि ये दिल मांगे मोर जो है ये उस जाबाज के शब्द हैं जिन्हें करगिल का हीरो कहा जाता है। और देश आज करगिल के हीरो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को याद कर रहा है। साल 1999 आज ही के दिन देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। करगिल युद्ध के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी को नमन करते हुए उनको सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जन्मे कैप्टन विक्रम बत्रा ट्रेनिंग खत्म होते ही करगिल में तैनात कर दिए गए थे। तब बतौर लेफ्टिनेंट उन्होंने दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाला। लड़ाई में उन्होंने अद्भुत युद्ध कौशल और बहादुरी का परिचय दिया और इसी वजह से उन्हें पदोन्नत कर कैप्टन भी बना दिया गया। उन्होंने कारगिल में चोटी 5140 पॉइंट और 4875 पर दोबारा तिरंगा फहराने में बड़ी भूमिका अदा की। और आपको बता दें उनकी शहादत के बाद .4875 चोटी को बत्रा टॉप का नाम दिया गया। उनकी बहादुरी की वजह से दुश्मन उन्हें शेर शाह के नाम से जानता था।